बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस सिंटेक्स बुक बोर्ड, 9th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 2 में हम फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को फाइनल करने जा रहे हैं। मैं इस यकीन के साथ डायरेक्ट यहीं से शुरू कर रहा हूँ बिल्कुल कि जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो पार्ट 1 देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। क्या बात की थी फैराडे ने? टू द पॉइंट और आसान सी बात उसने वो, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आप पास करेंगे उतना ज़्यादा आपको अमाउंट मिलेगा। किस चीज़ का? वो चीज़ें जो कि इलेक्ट्रोड्स पे आ रही हैं, बन रही हैं। ठीक है, एनोड पे और कैथोड पे। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की मिकदार बढ़ा देंगे तो उसकी मिकदार भी बढ़ जाएगी, जो चीज़ें जमा हो रही हैं इलेक्ट्रोड्स पे। और अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की मिकदार कम कर देंगे, उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे, तो उन चीज़ों की मास भी, उनकी क्वांटिटी, उनका वजन भी घट जाएगा, कम हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो भी अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी बढ़े। ठीक है, यहाँ दो चीज़ें क्या हैं? एक इलेक्ट्रिक करंट की मिकदार और दूसरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ करंट पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसको कह रहा है? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं दोनों। ये जिस सोल्यूशन के अंदर हैं, सोल्यूशन का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, पानी और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो चीज़ है जिसको आयनाइज होना है इसके अंदर। इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं। मिसाल के तौर पर एसिड आपने कोई इसके अंदर मिक्स किया हुआ है, वो इलेक्ट्रोलाइट है। बेस आपने कोई मिक्स किया हुआ है, वो इलेक्ट्रोलाइट है। या कोई सॉल्ट आपने मिक्स किया हुआ है इस पानी के अंदर, वो इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या कह रहा है? करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इसी इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास होगा। वजह क्या है? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड्स बैटरी के साथ कनेक्ट हुए हैं या हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट के साथ, इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ अटैच हुए हैं। मिटा दूं इसको। अब ये जो बात बोली है, देखें साइंस की दुनिया में जो बातें बोली जाती हैं, फैराडे ने ये जो बात बोली है ये मैंने यहां लिख दी। ये किस जबान में लिखी है? ये इंग्लिश जबान में लिखी है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी है मैंने। उर्दू जबान में आपको बता दिया मैंने इसी लॉ को। उर्दू लैंग्वेज में मैंने आपको ये लॉ बता दिया। ये लॉ इंग्लिश में लिखा हुआ था, मैंने उर्दू लैंग्वेज में। एक तीसरी लैंग्वेज में भी है साइंस की दुनिया में, जिसको मैथ्स की लैंग्वेज कहते हैं। मैथ्स लैंग्वेज, जिनको आसान लफ्ज़ों में इक्वेशंस की ज़बान कहते हैं। लैंग्वेज ऑफ इक्वेशंस। मैथ्स की ज़बान में, इंग्लिश में हो चुकी बात, उर्दू में हो चुकी, अब मैथ्स की ज़बान में भी इसी लॉ को हम कैसे लिखेंगे? मिटा दूँ इसको। मैथ्स की ज़बान में, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिखा जाएगा। पहले इंग्लिश में देख लें, उनको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल कैपिटल आई है। इसका जो यूनिट है वो क्या है? एम्पेयर है। और एम्पेयर का जो सिंबल है वो ए है। एक चीज़ तो हमें पता चल गई, क्योंकि मैथ्स की ज़बान जो है वो सिंबल्स की ज़बान है। ठीक है, क्योंकि दो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पर। एक क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दूसरा जो उसने बोला है अमाउंट, अमाउंट का मतलब मास उस सब्सटेंस का जो कि जमा हो रहा है। इसको हम किस में लेंगे? क्योंकि ये मास भी है, इसको हम लेंगे किलोग्राम में, या ग्राम में लेंगे, या मिलीग्राम में लेंगे, या माइक्रोग्राम में लेंगे। इसी में हम स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम में भी ले सकते हैं, ग्राम में भी ले सकते हैं। बहरहाल ये मास है।
अब यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो अमाउंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, इस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, ये जो अमाउंट या मास है, इसको उसने किससे रिप्रेजेंट किया है? इसको उसने W से रिप्रेजेंट किया। किससे? W से। इसको इसने वेट असल में कहा है, वेट फेरेडे ने, जिसको उसने W से रिप्रेजेंट किया है। वेट क्या है? असल में मास ही है, ठीक है। और मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो यहां पर हम इसका सिंबल W लेंगे, ठीक हो गया भाई। अब ये बुक आपकी 9th की, और इसके अंदर उसने क्या लिखा है अब मैं बता दूं। तो W हमारे पास वेट हो गया या अमाउंट हो गया सब्सटेंस का, और इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास किस में है? एम्पेयर में है। एक और तीसरी चीज जो उसने बोली है, उसने बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यूनानी जबान की, ग्रीक लैंग्वेज की ABCD के अंदर एक लोअर केस यानी कि छोटी ABCD उनकी जो है, उसमें इसको हम अल्फा कहते हैं। अल्फा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये जो आप सुन रहे हैं, ये ग्रीक लैंग्वेज की, यूनानी ज़बान की ABCD है। उसमें जो ए है वो ये अल्फा कहलाता है। उसमें भी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होते हैं, तो ये स्मॉल लेटर में अल्फा कहलाता है। इसको यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, ये इसके कई यूजेस हैं। तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए, या साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी इसको कहा जाता है। लिख देता हूँ पूरा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, एक इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। अगर हम ये बताना चाहते हैं कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, तो हम इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये मैथमेटिक्स में है, आपकी मैट्रिक में जब आएगा रेशोज एंड प्रोपोर्शंस वाला चैप्टर, तो इंशाल्लाह मैथ्स में इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। बहरहाल तो यहाँ पर उसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा है, मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बढ़ेगा। इसी को अब हम लिख देते हैं, तो वर्ड्स में लिख दिया, इनके सिंबल्स भी ले लिए, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसी बात को हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी, amount of electric current is directly proportional amount of substance, amount of सब्सटेंस। अब देखें, ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मैं यहां लिखूंगा क्या? ए। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैं क्या लिखूंगा? ये अल्फा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मैं यहां पर लिखूंगा W। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है जो कि इसके साथ कनेक्ट है। आपको याद है हमने कहा था कि ये इलेक्ट्रिक करंट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो 4 घंटे तक आपने प्रोवाइड किया। पार्ट 1 में एग्जाम्पल कोट की थी ना, 1000 एम्पेयर आपने, जो एग्जाम्पल हमने देखी थी, 1000 एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट आपने प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर 1000 एम्पेयर जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप इसको 900 एम्पेयर करेंगे, 800 एम्पेयर करेंगे, या 1100 एम्पेयर करेंगे, या 1200 एम्पेयर करेंगे, इसमें कमी या ज़्यादती करेंगे, तो इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? वो जो हमें सोडियम का अमाउंट मिल रहा था 300 किलो, 300 किलो से ज़्यादा हो जाएगा अगर आप इसको बढ़ा देंगे, 300 किलो से कम हो जाएगा अगर आप इसको कम कर देंगे। इसका एक हिस्सा और भी है, मैंने हिस्सा कहा है, पार्ट, एक हिस्सा इसका और भी है। जैसे इस मार्कर का हिस्सा है ना, ये कैप है ना, बिल्कुल इसी तरह इस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक हिस्सा
और भी है जो कि असल में करंट नहीं है लेकिन इसका हिस्सा है, और वो क्या है, वो ये टाइम। अगर आप इसमें भी तब्दीली करेंगे तो इससे भी फर्क पड़ जाएगा। किस पे फर्क पड़ेगा, किस पे फर्क पड़ेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, डब्ल्यू के ऊपर फर्क पड़ जाएगा, डब्ल्यू के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। अगर आप टाइम भी आप 1000 एम्पेयर रखें और आप 4 घंटे के बजाय 3 घंटे 1000 एम्पेयर करंट ही पास करते रहें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके वज़न में कमी हो जाएगी। अगर आप 4 घंटे के बजाय इसको 8 घंटे कर देंगे तब भी फर्क पड़ जाएगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि ये टाइम इलेक्ट्रिक करंट का हिस्सा है। आप करंट पास कर रहे हैं तो कितनी देर तक, ये चीज़ भी मैटर करती है किसके ऊपर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, उसकी मिकदार के ऊपर, उसके वज़न के ऊपर। बात समझ आ गई। तो इसीलिए टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, तो इसीलिए अब यहाँ पर ये हो जाएगा टी भी इसके साथ आ जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट इन एम्पेयर एंड टाइम। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को तो आपने एम्पेयर में लिया है, आप मिली एम्पेयर में भी ले सकते हैं, माइक्रो एम्पेयर में भी ले सकते हैं। यहाँ पर फिजिक्स थोड़ी सी आ जाएगी, स्टैंडर्ड यूनिट आपको लेने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का स्टैंडर्ड यूनिट एम्पेयर है, मिली एम्पेयर नहीं है। इसी तरह टाइम जो है ये आप सेकंड में भी ले सकते हैं, मिनट्स में भी ले सकते हैं, आवर्स में भी ले सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट जो है, सिस्टम इंटरनेशनल, वो कहता है कि स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करेंगे। तो टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड होगा। क्या होगा, टाइम का यूनिट सेकंड होगा, मिनट नहीं होगा। अगर मिनट्स में दिया गया है, घंटों में दिया गया है, तो आप उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। ये है मैथमेटिकल फॉर्म किसकी, फेरेडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट पास मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक हो गया। अब एक चीज़ इसके साथ जो है, अब बच्चे बोल रहे होंगे जिन्होंने पढ़ा है, याद भी कर लिया, रट भी लिया, वो बोल रहे होंगे सर यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो ये है, W इज इक्वल टू जेड ए टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड ए टी। आपने तो ये फॉर्मूला बता दिया, तो फॉर्मूला भी नहीं है, इक्वेशन भी नहीं है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसमें, तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। अब क्या करेंगे, केस कर दें भाई सर पे, यही कह सकते हैं, सर पे केस कर दें, बंद करवा दें सर को अंदर, थोड़ा रिलैक्स। ये बड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं भाई, मुस्कुराइए पहले ज़रा, मुस्कुराते रहा करें, ठीक है, स्ट्रेस रिलीज होता है। तो ये बड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसकी तरफ आते हैं, ये कैसे हो गया, इसकी तरफ आते हैं। मैं इसको मिटा दूं ज़रा पहले, ठीक है, जगह बनाओ। पहले एक एग्जाम्पल कोड, एक चीज़ जो ये जो बात बताने जा रहा हूँ ना, ये है थोड़ी सी मुश्किल बात, आसान नहीं है। ज़रा इसको समझिएगा, मैं थोड़ा खुल के बात करूँ। ये यूनिट होता क्या है, यूनिट 1 को कहते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे रोमन में लिख देता हूँ, फ़ायदे क्या हैं इसके, एडवांटेजेस क्या हैं इसके। यूनिट क्या होता है, यूनिट 1 को कहते हैं, एक की मिकदार को। फ़ायदे, इसके फ़ायदे क्या हैं सर, ये बहुत फ़ायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है ईज़ इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में आपको आसानी हो जाती है, ईज़ इन कैलकुलेशन। एक क्विक एग्जांपल इसकी देता हूँ, साथ साथ मुस्कुराते रहिएगा। क्विक एग्जांपल देता हूँ, आपके सामने एप्पल्स का ढेर लगा हुआ है, ढेर सारे एप्पल्स हैं, डॉट 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 डॉट, 3-4 ट्रक एप्पल्स के, 3-4 ट्रक्स जो हैं वो एप्पल्स के लाके आपके सामने किसी ने रोड पे ढेर कर दिए। 3-4 ट्रक्स भरे हुए एप्पल्स के आपके सामने लाके उन्होंने ढेर कर दिए, और आपको बोला आप इनको गिनती करके बताएं। क्या करें, काउंट करें। क्या करें, काउंट करें, इनको गिन के बताएं। आप बोलेंगे आप हमें गोली मार दें, एक ही दफ़ा मर जाएंगे। इसको काउंट करते हुए ये 3-4 ट्रक जो आपने अनलोड कर दिए, इतने सारे एप्पल्स हैं, कौन काउंट करेगा भाई इनको, कौन इनको काउंट करेगा। हम तो पागल हो जाएंगे। पागल हो जाने से बेहतर ये है कि तमाशा बनेंगे, आप गोली मार दें, मर जाएं, ख़त्म हो गई कहानी।
ना होंगे। खैर ये तो मजाक की बात थी। फिर वो आपको बोलेगा परेशान नहीं हो बच्चे, 3-4 ट्रक तो ये हैं, मैं इसके लिए एक सहूलत आपको दे देता हूँ। आपने पूछा क्या? उसने बोला कि ये 4 ट्रक जो मैंने अनलोड किए एप्पल्स के, ये ऐसे अनलोड नहीं किए कि निकाल के फेंक दिए, नहीं नहीं, बल्कि ये सारे एप्पल्स, 4 के 4 ट्रक के एप्पल्स जो हैं ये पैक हैं। ये क्या हैं? ये पैक्ड हैं। ये पैक्ड हैं, इनके पैकेट्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? इनके पैकेट्स बने हुए हैं। ठीक है। और कितने ट्रक हैं? 4 ट्रक हैं। 4 ट्रक हैं। 4 ट्रक्स। ठीक है। और 4 ट्रक्स के अंदर जो एप्पल्स हैं वो पैकेट्स में हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपसे बोला जाता है कि भाई बताइए ज़रा, अब आप क्या करें? फिर उसने ये भी बताया कि ना सिर्फ ये एप्पल्स जो हैं वो पैकेट्स में हैं। अब आपके जहन में फ़ौरन बात पता है क्या आएगी? यार एक ट्रक के अंदर, एक ट्रक के अंदर कितने एप्पल्स हैं? कितने पैकेट्स हैं? सॉरी, कितने पैकेट्स हैं? पहला सवाल आपके जहन में ये आएगा, एक ट्रक के अंदर कितने पैकेट्स हैं। फिर आपके जहन में दूसरा सवाल ये आएगा, एक पैकेट में कितने एप्पल्स हैं। ठीक है, वो आप उससे सवाल करते हैं, बोलते हैं ठीक है भाई साहब यहाँ आ जाओ ज़रा, आप पेपर निकाल लेते हैं, पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। वो बोलते हैं शुरू हो जाओ, पहले एक ट्रक की बात करते हैं। हाँ ठीक है, ये एक ट्रक, पैकेट्स कितने हैं इसके अंदर? वो बोलेगा जनाब इसके अंदर पैकेट्स हैं 730 पैकेट्स हैं एप्पल्स के। आप बोलेंगे अच्छा 730 पैकेट्स हैं, ठीक है। एक पैकेट के अंदर कितने एप्पल हैं भाई? एक पैकेट में कितने एप्पल हैं? वो बोलेगा एक पैकेट में 6 एप्पल्स हैं। एक पैकेट में 6 एप्पल्स हैं। एक ट्रक के अंदर कितने पैकेट्स हैं? 730 पैकेट्स हैं। एक पैकेट में कितने हैं? 6 एप्पल्स हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस एक ट्रक के अंदर टोटल एप्पल्स, जगह ही खत्म हो गई, टोटल एप्पल्स किसमें? इस एक ट्रक के अंदर कितने होंगे? आप बोलेंगे सर अब तो मसला ही हल हो गया। मसला ही हल हो गया। कितने पैकेट्स हैं? 730 पैकेट्स हैं। एक पैकेट के अंदर कितने हैं? 6 हैं। तो 730 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, आपको टोटल एप्पल्स पता लग जाएंगे एक ट्रक के अंदर कितने हैं। 730 पैकेट्स हैं, एक पैकेट में 6 एप्पल्स हैं, तो 730 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल एप्पल्स पता चल जाएंगे। ये कैलकुलेटर रहा, 730 मल्टीप्लाई बाय 6, 4380 एप्पल्स हैं इसके अंदर। 4380 एप्पल्स हैं। ये सब आपने क्या किया? पेपर पे किया। उसको बुलाया, बोला इधर आओ भाई बात सुनो। हाँ, बड़ी बातें कर रहे थे, कोई मुश्किल नहीं है, अभी बताता हूँ। बोला बताओ। बोला पहले ट्रक के अंदर 4380 एप्पल्स हैं। वो हैरान, वो बोला या वाकई आपको कैसे पता? बोला बस मैथ्स का कमाल है ये। अब थोड़ा सा सोचिए ज़रा, जब तक आपको ये 730 पैकेट्स तो छोड़ दीजिए आप, ये तो बात की कहानी है। अगर ये एक पैकेट का पता ना चलता कि उसमें 6 एप्पल्स हैं, बात को समझिएगा ज़रा, एक पैकेट का आपको पता ना चलता कि उसमें 6 एप्पल्स हैं, क्या आप पूरे ट्रक के अंदर बता सकते थे कि 4380 एप्पल्स हैं? एक ट्रक, एक पैकेट, एक पैकेट। कहाँ से बात चली थी? यूनिट की। यूनिट का क्या मतलब है? 1। फायदे क्या हैं इसके? क्या बोला था? कैलकुलेशन में फ़ायदे हैं इसके। समझ में आ गई बात? कैलकुलेशन में 1 के, यूनिट के कितने फ़ायदे हैं? एक पैकेट के अंदर 6 एप्पल्स से आपने कितना बड़ा मसला हल कर दिया, पूरे ट्रक के एप्पल्स बता दिए। बात समझ में नहीं आई तो पीछे वीडियो बैक करें और दोबारा मेरी बातों को सुने, मैंने क्या बताया। ये रहा यूनिट, 1 पैकेट। तो 1 का अगर आपको पता लग जाए, आपको यूनिट का पता लग जाए, तो मसला हल हो जाता है। अब चलते हैं हम अपनी इस प्रॉब्लम की तरफ। ये तफसील बताने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? आप जो इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा कितना इलेक्ट्रिक करंट आप पास कर रहे हैं। आप कर रहे हैं 1000 एम्पेयर। कितना कर रहे हैं? 1000 एम्पेयर। कितनी देर तक कर रहे हैं आप?
टाइम कितना लग रहा है आपको, अब सेकंड्स में बात करूंगा। 1000 एम्पेयर जो है वो आप 500 सेकंड तक पास कर रहे हैं, 1000 इलेक्ट्रिक करंट। ये रहा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। ये सोडियम की एग्जांपल हमने ली थी, सोडियम मेटल यहाँ पे बन रहा है, तो डेफिनेटली कुछ सोडियम की मिकदार इसमें प्रोड्यूस होगी, ठीक है। 1000 एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट आपने पास किया, ठीक है, और कितने टाइम तक, 500 सेकंड तक। तो यहाँ पर सपोज करते हैं ये सोडियम मेटल जो है इसका अमाउंट, अब W से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, इसका अमाउंट कितना हमें मिल गया, इसका अमाउंट सपोज करते हैं इसका अमाउंट हमें मिल गया 30 kg, 30 किलोग्राम हमें मिल गया। अब मैं कहता हूं कि आप ऐसा करें कि 1000 एम्पेयर करंट के बजाय आप एम्पेयर ले लें 200 एम्पेयर, और टाइम जो है वो भी आप 200 सेकंड कर लें। इसके ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ यकीनन अमाउंट मिलेगा सोडियम का। सपोज करते हैं वो आपको 15 kg मिल गया। फिर इसी तरह आप और नीचे आ रहे हैं, आपने एम्पेयर जो है वो 50 कर दिए, और टाइम जो है वो भी आपने 20 सेकंड कर दिया। 50 एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट कर दिया, 20 सेकंड आपने टाइम कर दिया। इसके ऊपर आपको वेट कितना मिला, इतना मिला आपको 7 किलो सोडियम आपको मिल गया। ठीक है, नीचे आते जा रहे हैं ना, 1000 से 250, फिर टाइम भी 500 से 200 सेकंड और 20 सेकंड। फाइनली आप बोलते हैं कि 5 एम्पेयर अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, टाइम कितना, 3 सेकंड तक, तो यकीनन इस पे भी कुछ अमाउंट आपको मिलेगा। सपोज करते हैं कि अमाउंट जो है वो ये मिल रहा है आपको तकरीबन 2 किलो सोडियम का, 2 kg अमाउंट आपको इस पे मिल रहा है 5 एम्पेयर जब आप करंट पास कर रहे हैं। टाइम कितना लगा है, 3 सेकंड। अब जो बात करने जा रहा हूं अब वो है यूनिट की। अब जो बात करने जा रहा हूं वो है यूनिट की। अगर आप 1 एम्पेयर करंट पास करेंगे, 1 एम्पेयर करंट पास करेंगे कितने सेकंड तक, 1 सेकंड तक, तो यहां पर क्या आपको कुछ अमाउंट नहीं मिलेगा। 1 एम्पेयर करंट पास करेंगे 1 सेकंड तक, भले बहुत छोटा टाइम है, भले बहुत कम एम्पेयर है, लेकिन है तो सही, उस पर भी कुछ ना कुछ अमाउंट तो आपको मिलेगा। जब 1000 एम्पेयर पे मिला, 500 सेकंड टाइम रखा, 200 एम्पेयर पे और 200 सेकंड टाइम पे भी कुछ अमाउंट मिला सोडियम मेटल का, 50 एम्पेयर और 20 सेकंड पे भी कुछ अमाउंट आपको मिला, और 5 एम्पेयर और 3 सेकंड पे भी आपको कुछ अमाउंट मिला। तो 1 एम्पेयर करंट पे और 1 एम्पेयर 1 सेकंड टाइम के ऊपर भी यकीनन आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा। इसी अमाउंट को एक खास नाम दिया जाता है, जो भी अमाउंट मिलेगा इसी अमाउंट को एक खास नाम दिया जाता है। इसको कहते हैं, इस अमाउंट को इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, जिसको Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अमाउंट है, अमाउंट है। ये क्या है, ये अमाउंट है। कौन सा अमाउंट है, वो अमाउंट जो आपको किसी भी इलेक्ट्रोड पे हासिल हो रहा है। कब, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं 1 एम्पेयर 1 सेकंड तक, बस तब जो आपको अमाउंट मिल रहा है उस अमाउंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसीलिए हमारे पास ये फॉर्मूला जो है वो चेंज होके हो जाता है ZAT, 1 एम्पेयर। अब वो यूनिट वाली और एप्पल वाली बात याद रखिएगा, एक पैकेट 1 एम्पेयर 1 सेकंड, यूनिट यूनिट आ गया। इससे क्या बना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z आ गया, ये रहा वो यूनिट, ये रहा वो यूनिट। वहां पर आपको 1 पैकेट के एप्पल्स टोटल पता चल गए थे, तो आपने पूरे ट्रक के बता दिए थे। यहां पर भी आपको 1 एम्पेयर पे और 1 सेकंड टाइम पे जो अमाउंट मिल रहा है वो यहां आ गया।
उसके बाद जितने एम्पेयर हैं, जितना टाइम है, उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल आपको अमाउंट पता लग जाएगा। टोटल आपको अमाउंट पता लग जाएगा किस चीज़ का? उन चीज़ों का जो कि इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट हो रही हैं या लिबरेट हो रही हैं। समझ में आई बात? और थोड़ा सा मुश्किल है, सर घूम गया है, सर ने सर घुमा दिया है। टेंशन नहीं, वीडियो को बैक करें, रिलैक्स रहें, अकेले में इस वीडियो को देखें, सुकून से सीखें। इतने मसले आपके हल हो जाएंगे अगर आपको ये बात समझ में आ गई। मैं गारंटी नहीं लेता कि मैंने समझाई है, बहरहाल जो नॉर्मल सी बात है वो यही है कि 1 एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट और 1 सेकंड तक आप पास कर रहे हैं, कुछ आपको अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं और Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये Z यहाँ पर आ गया। जब ये आ जाता है तो इसको हम नाम देते हैं कांस्टेंट। ये असल में है एक कांस्टेंट, ठीक है। इसके ऊपर मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। ये एक कांस्टेंट है। मैथ्स की दुनिया में जब हमारे पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उसको ख़त्म करने के लिए और इक्वल का साइन लाने के लिए हमें इस कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये फॉर्मूला आपका मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। और साथ साथ आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन भी मैंने बता दी है, ठीक है भाई। अब कितना टाइम हो गया? अब क्या मैं इसकी प्रॉब्लम्स या एग्जाम्पल्स अभी ही करूं या फिर बाद में करूं? नहीं भाई, अब एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 जो हैं वो हम बाद में कर लेंगे आराम से। अभी तो थक गए, इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को बार बार देखिए, मेहनत कीजिए, ज़िद्दी बन जाइए कि नहीं सीखना है यार, सीखना है, सीखना है, सीखना है, कितना भी भले टाइम लगे, ठीक है। मुस्कुराइए। गुड। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।